सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान 12 आर्म्ड रेजिमेंट भारत के पास रहीं, जबकि 6 पाकिस्तान को दी गईं। 1965 आने तक दोनों देशों में से प्रत्येक के पास एक समान 17 आर्म्ड रेजिमेंट थीं। पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा दी गई सैन्य व आर्थिक सहायता को सहर्ष स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप जहां पाकिस्तानी सेना तकनीकी तौर पर उन्नत हो गई, वहीं भारतीय सेना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने हथियारों व संसाधनों का उपयोग कर रही थी। आर्म्ड रेजिमेंटों में भी यही अंतर था। भारत की केवल 4 रेजिमेंटों के पास सेंचुरियन टैंक थे तथा बाकी सब में शर्मन टैंक थे, जो अमेरिका के पैटन व चैफी टैंकों के सामने युद्ध लड़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं थे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन लड़ाकू विमान और M47 व M48 जैसी अत्याधुनिक गनें भी थीं। उनके पास हवा में फटने वाले ऐसे विस्फोटक थे जो गिरने पर नहीं बल्कि अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए ज़मीन से 45 मीटर ऊपर फटते थे। संसाधनों के पैमाने पर कमज़ोर होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने केवल अपने साहस के बल पर पाकिस्तान से घुटने टिकवा दिए। फिल्लौरा की लड़ाई इसका एक अच्छा उदाहरण है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। 1965 के भारत पाक युद्ध पर आधारित जंग पर हम पहले कई वीडियो बना चुके हैं, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। सन 1965 का युद्ध लड़ रहे दोनों देशों के बीच सियालकोट सेक्टर से शुरू हुआ भीषण टैंक युद्ध असल उत्तर की लड़ाई में अपने चरम पर पहुंच गया। असल युद्ध लड़ाई का वर्णन हम वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस युद्ध में पाकिस्तान की बख्तरबंद रेजिमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचा। यह लड़ाई 8 सितंबर को तब शुरू हुई जब भारतीय टुकड़ियों ने सीमा पार करके फिल्लौरा सेक्टर पर बड़ा हमला बोल दिया। फिल्लौरा सेक्टर पाकिस्तानी पंजाब के सियालकोट ज़िले से लगा एक इलाका है। भारत की प्रथम आर्म्ड डिवीज़न ने उस इलाके में अपनी 3 ब्रिगेडों के साथ हमला किया, जिनमें प्रथम आर्म्ड ब्रिगेड, 43 लॉरिड इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक ऑल्ट्री ब्रिगेड शामिल थी, तथा 4 बख्तरबंद रेजिमेंट, 4 हॉर्स, 17 हॉर्स, 16 कैवलरी व 2 लांस भी शामिल थी। पाकिस्तान की 6 आर्म्ड डिवीज़न का उनका कड़ा प्रतिरोध किया। इस लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले का भारतीय टैंक दस्ते पर बहुत मामूली नुकसान हुआ, जबकि लॉरी व इन्फेंट्री दलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। एक दिन की भीषण लड़ाई के बाद पाकिस्तानी टुकड़ियां एक सुनिश्चित वापसी के तहत चाविंडा की ओर बढ़ने लगी, जहां युद्ध विराम से पहले की अंतिम लड़ाई लड़ी गई। फिल्लौरा की लड़ाई में प्रथम आर्म्ड डिवीज़न ने 51 टैंकों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें से 27 4 हॉर्स ने नष्ट किए। वहीं दूसरी ओर इस लड़ाई में भारत ने 6 टैंक खोए और 9 अन्य को नुकसान पहुंचा। 7 सितंबर की शाम को एक शर्मन रेजिमेंट, 2 लॉन्सर्स एवं 2 सेंचुरियन रेजिमेंट तथा 17 हॉर्स व 16 कैवलरी वाली एक आर्म्ड की पूरी रेजिमेंट को पाकिस्तान में प्रवेश करने के आदेश प्राप्त हुए। 4 हॉर्स को आवश्यकता पड़ने पर लड़ाई में उतारने की दृष्टि से रिजर्व डिवीज़न के तौर पर रखा गया। यह सुनकर गनर वीर सिंह ने अपने टैंक कमांडर भूपेंद्र सिंह से कहा, साहब असीं तां रिजर्व विच ही रह गए। तब मेजर भूपेंद्र सिंह ने उत्तर दिया, बारी तां पुत्रा तुहाडी भी आ जानी है, ते आनी भी इदां है कि याद करोगे तुसीं। उस समय गनर वीर सिंह ने नहीं सोचा था कि उन्हें अपने टैंक कमांडर को इस जंग के बाद अपनी यादों में रखना पड़ेगा। 19 सितंबर को हुई सोद्रोग की लड़ाई में मेजर भूपेंद्र सिंह के टैंक पर दुश्मन की कोबरा मिसाइल के प्रहार से उनमें आग लग गई। तब तक वे दुश्मन के 4 टैंक ध्वस्त कर चुके थे। ड्राइवर मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि मेजर भूपेंद्र सिंह और उनका गनर वीर सिंह बुरी तरह झुलस गए। वीर सिंह बच गए, लेकिन मेजर सिंह को बचाया नहीं जा सका। 3 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। मेजर भूपेंद्र सिंह 4 हॉर्स की ब्रेवो स्क्वाड्रन के कमांडर थे। जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें देखकर इनकी आंखें नम हो गई थीं। शास्त्री जी ने व्याकुल होकर कहा कि एक बहादुर सिपाही की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। तब मेजर भूपेंद्र सिंह ने उत्तर दिया, सर मेरे कष्ट का कारण मेरे घाव नहीं, बल्कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं अपने प्रधानमंत्री को सलामी देने के लिए
खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे थे हमारे देश पर मर मिटने वाले स्वाभिमानी सैनिक। तो अब बात करें लड़ाई की। तो 8 सितंबर की सुबह धावा बोला गया। सुबह 6 बजे दो प्रमुख रेजिमेंट 17 हॉर्स व 16 कैवलरी के टैंक सीमा पार कर गए। 16 कैवलरी के बीच चोबरा गांव पहुंचने तक सब कुछ ठीक रहा। उनके वहां पहुंचने के फौरन बाद उन पर दुश्मन की भारी गोलाबारी और भीषण आरटी बमबारी आरंभ हो गई। उनकी पहली स्क्वाड्रन के टैंकों को वहीं रोक दिया गया। दूसरे स्क्वाड्रन ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए उनके पास से निकलकर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उनके स्क्वाड्रन कमांडर मेजर एम.आर. शेख के टैंकों को पाकिस्तानियों ने ध्वस्त कर दिया, जिससे वे वहीं शहीद हो गए। तीसरी स्क्वाड्रन इस कोलाहल में खो गई और उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। उस समय 4 हॉर्स को रिजर्व डिवीज़न से निकालकर 16 कैवलरी की जगह लेने को कहा गया। अगले 4 दिनों तक 4 हॉर्स उसी इलाके में मोर्चाबंदी किए रही। 16 सितंबर की शाम को भारी बारिश शुरू हो गई, जो टैंकों के लिए अच्छी खबर नहीं थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि पाकिस्तान में सीमा के निकट पक्की सड़कें ना होकर केवल घनी झाड़ियां व कच्ची पगडंडी ही थी। उस रात 4 हॉर्स को रात्रि भोजन के बाद कोटली लल्ला इलाके से हटने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी बीच फिल्लौरा पर हमला करने की योजना तैयार की गई। आर्म्ड ब्रिगेड को 16 कैवलरी के साथ दाईं ओर और कोटला लल्ली से पश्चिम से तथा 17 हॉर्स को मध्य में और 4 हॉर्स को बाईं ओर से भेजा गया। 4 हॉर्स की टुकड़ी की जिम्मेदारी थी कि वे फिल्लौरा को उत्तर पश्चिम व पश्चिम की ओर से काटकर वाचोक व सबोक को अलग कर दें, जिससे फिल्लौरा कस्बे पर उत्तर पश्चिम की ओर से हमला कर रही 43 मॉरिड इन्फेंट्री ब्रिगेड को मदद मिल सके। एक आर्म्ड ब्रिगेड को 11 सितंबर की सूर्य की पहली किरण के साथ कूच करने के बाद रुड़की कला पर कब्जा करना था, जिसकी जिम्मेदारी 4 हॉर्स की 40 स्क्वाड्रन को सौंपी गई। उसके बाद 4 हॉर्स 17 हॉर्स की फिल्लौरा को घेर लेना था। अपने बहुत से टैंक खो देने वाली 16 कैवलरी की टुकड़ी को दाईं ओर की सुरक्षा करने के अलावा दुश्मन द्वारा सियालकोट की तरफ से किए गए किसी भी हमले को रोकना था। 11 सितंबर की सुबह स्की स्क्वाड्रन ने रुड़की कलां गांव की ओर कूच किया। सुबह 11 बजे भारतीय सेना पर पहला हवाई हमला हुआ। पाकिस्तान द्वारा इस अचानक की गई गोलाबारी ने आगे बढ़ रही सेना को चौंका दिया। इन हवाई हमलों में टैंकों से अधिक नुकसान लॉरी व इन्फेंट्री वाहनों को हुआ। बहुत से जवान जो अपने टैंक गुबंदों से बाहर निकलकर खड़े थे, इस प्रहार से या तो वे वीर गति को प्राप्त हो गए या उन्हें गंभीर चोटें आईं। पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों का सामना 16 कैवलरी व 4 हॉर्स की बख्तरवर यूनिटों से था। इसी समय लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने पहल की और स्थिति को संभालने के लिए उनकी बटालियन 17 हॉर्स भी लड़ाई में कूद पड़ी। कर्नल तारापोर में हमेशा से आदत थी कि उन्होंने निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना पाकिस्तानियों पर अचानक हमला कर दिया। भारतीय सेना ने पहली बार में ही 13 टैंक नष्ट कर दिए। 2 दिनों तक प्रचंड युद्ध जारी रहा। इस अभियान में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर घायल हो गए। उनकी बांह पर लगे गोले के एक टुकड़े से वहां बड़ा घाव हो गया। उनके घायल हाथ को गलपट्टी से लटकाना पड़ा। स्क्वाड्रन कमांडर मेजर सी.वी. देसराज उस गोले से निकला छर्रा लगने से एक आंख गंवा बैठे, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ने से मना कर दिया और पूरी बहादुरी से अपने टैंकों को रुड़की कला पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आगे बढ़ाया। बाद में पता चला कि उस गांव में मिट्टी के केवल कुछ घर ही हैं। उसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया और उनकी स्क्वाड्रन की कमांड सेकंड लेफ्टिनेंट ए.के.पी. नेहरा के युवा कंधों पर आ गई। अब अल्फा व ब्रावो स्क्वाड्रन ने अपने लक्ष्य पर धावा बोलने के लिए गांव के दोनों ओर से आगे बढ़ रही थी। ए स्क्वाड्रन को यह सुनिश्चित करना था कि चौबरा गढ़गोर में मोर्चा बांधे बैठी दुश्मन की सभी ताकतें बाधित व नष्ट कर दी जाएं। टैंक से टैंक कुछ तेज व भीषण मुकाबले हुए। सेंचुरियन जबरन आगे बढ़ रहे थे। उस दौरान दुश्मनों के टैंकों ने फिल्लौरा पहुंचने से पहले एक मजबूत द्वार बना लिया। उस दिन स्क्वाड्रन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 8 पैटर्न टैंक तथा आरसीएल युक्त 4 जीपों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की रीस टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन रज़ा की जीप पर कब्जा कर लिया।
उस जीप में बहुत सारे नक्शे थे जो उन्हें सहज ही प्राप्त हो गए। ए व बी स्क्वाड्रनों के बीच रेजिमेंटल हेडक्वार्टर था, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर, सेकंड हैंड कमांडर व उनके एकजुट के टैंक थे। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी को जब अन्य टैंक दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने यह सोचकर कि वे पीछे छूट गए हैं, उन तक पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। सुबह करीब 10:30 बजे वे रुके और उन्होंने अपनी दूरबीन से आसपास का मुआयना किया। उन्हें फिल्लौरा लिब्बे मार्ग साफ दिख रहा था, जिसके दोनों किनारों पर शीशम के लंबे पेड़ों की कतारें थीं। अचानक उन्हें एक पेड़ के नीचे 6 पैटर्न टैंक दिखाई दिए, जिनकी गन लिब्बे की ओर थी। वे समझ गए कि अब वे बिना उनकी नज़रों में आए वहां से निकल नहीं सकते और उन्होंने निडर होकर हमला करने का निर्णय किया। इससे पहले कि दुश्मन कोई कार्रवाई करता, उन्होंने उनके 2 टैंक उड़ा दिए। दोनों से लपटें उठने लगी, जिसे देखकर सेंचुरियन के चालक दल को अपार प्रसन्नता हुई। दुश्मन ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी के टैंक पर गोला दाग दिया। इससे पहले उन्होंने 2 और टैंकों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन दुश्मनों ने भी उनके टैंक पर प्रहार कर दिया। उन्होंने तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए धूल से ढकी सड़क को पार किया और दोनों जलते हुए पैटर्न टैंकों से उत्पन्न अत्यधिक धुएं के बादलों को चीरते हुए सड़क पार पहुंच गए। इस बार निशाना ठीक उनके टैंक पर लगा और उसमें आग लग गई। उन्होंने चालक को टैंक में से मशीन गन निकालकर बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चालक दल के सभी सदस्य दुश्मनों पर अपनी पिस्तौलों व गोलियां बरसाते हुए भागकर गन्ने के खेतों में छिप गए। पाकिस्तानियों ने दूर तक उनका पीछा किया और फिर वापस लौट आए। इस घटना की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी का टैंक स्पष्टतः रेडार से बाहर चला गया था, इसलिए 4 हॉर्स में कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या घट रहा है। बावजूद इसके मेजर सिंह की कमांड बी स्क्वाड्रन योजना के अनुसार कोटला बग्गा व दुलमान वाली की ओर आगे बढ़ रही थी, जहां उनका सामना दुश्मन के एक टैंक से हो गया। टैंक से टैंक के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें पूरा दम लगा दिया गया। उनकी पोजीशन कुछ दूर फीट की दूरी पर नीचे उड़ते जेट्स तथा रॉकेटों के फटने की जोरदार कनफाड़ू आवाज़ें आ रही थीं। जब बी स्क्वाड्रन दबाव में आने लगी तो उनकी सहायता हेतु सी स्क्वाड्रन उनसे आ मिली। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक ध्वस्त कर दिए, जिससे दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस खौफनाक अनुभव के बाद लिब्बे की ओर से 17 हॉर्स व के टैंकों की सुखद गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। चूंकि दुश्मन पहले ही भाग चुका था, इसलिए 17 हॉर्स को लिब्बे व फिल्लौरा की ओर से आगे बढ़ते समय किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 4 घंटे तक लापता रहने के बाद 17 हॉर्स के सेकंड इन कमांडर के टैंक ने लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी तथा उनके चालक दल के सदस्यों को खोज लिया और उन्हें साथ लेकर वापस रेजिमेंट लौट आए। गन्ने के खेतों में जोखिम भरे संक्षिप्त अनुभव के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी को एक बार फिर से अन्य टैंक की कमांड सौंप दी गई। 4 हॉर्स व 17 हॉर्स की बख्तरबंद रेजिमेंट ने फिल्लौरा के चारों ओर घेरा डाल लिया। वे सुरक्षा करने वालों को व्याप्त रखने के मार्ग बनाने का प्रयास कर रहे टैंकों व इन्फेंट्री को भी ध्वस्त करते रहे। अब तक 43 लॉरेड इन्फेंट्री ब्रिगेड के फिल्लौरा पर हमले की ज़मीन तैयार हो चुकी थी। उनमें उन्होंने 2 बटालियनों का उपयोग किया, 5 जाट और 5/9 गोरखा राइफल्स। 5 जाट ने जैसे ही सुबह 6:45 पर शुरुआती बिंदु को पार किया, फौरन ही उन पर ज़ोरदार हवाई हमला हो गया। विमानों के जाने के बाद दुश्मनों ने भीषण गोलीबारी आरंभ कर दी। हवा में फटने वाले गोलों ने भारी तबाही मचाई। वे ज़मीन पर गिरने से पहले ही फट जाते, जिससे घायलों की संख्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई। इससे भी खराब बात यह थी कि इस हमले में बटालियन की अधिकांश आरसीएल गनें दलदली ज़मीन में फंसकर बेकार हो गई थी। हालांकि जाटों व गोरखाओं ने 17 हॉर्स की स्क्वाड्रन की मदद से हमला करके दबाव बनाना जारी रखा। दोपहर 3 बजे गोरखाओं ने फिल्लौरा कस्बे पर हमला कर दिया। वहां सी व डी कंपनी ने सियालकोट जफरवाल मार्ग पर दाईं ओर से हमला किया। वहीं वी कंपनी ने बाईं ओर से धावा बोला। कैप्टन गांगुली की कमान वाली ए कंपनी अपने कमांडिंग अफसर सहित सड़क के साथ साथ चलती रही। गोरखा अच्छी बढ़त हासिल कर चुके थे। उसी समय दुश्मन के एकाकी टैंक ने आगे बढ़ती टुकड़ी पर गोलियां बरसाते हुए उनका हमला वहीं रोक दिया। इस वेगपूर्ण गोलीबारी के कारण
जवान आगे वहीं बढ़ पा रहे थे। इससे उत्तेजित लेफ्टिनेंट कर्नल गरेवाल ने कैप्टन गांगुली को इस अनपेक्षित बाधा को दूर करने का आदेश दिया। कैप्टन गांगुली ने सोचा कि हमला कर रहे टैंक को अपने पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए वे गन्ने के खेतों में छिपकर धीमी गति से चलते हुए उस टैंक के पीछे पहुंच गए। चुपचाप वह स्थिर गति से उस पर चढ़े, उसका गुबंद खोला और उनमें से एक एक करके 2 ग्रेनेड अंदर डाल दिए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सावधानीपूर्वक ढक्कन खोला तो धुएं का भभका निकला। उसके चढ़ने के बाद जब कैप्टन गांगुली उस टैंक के अंदर घुसे तो उसमें उन्हें एक अकेले पाकिस्तानी सैनिक का निर्जीव शरीर दिखा। उन्होंने अकेले दम पर पूरी इन्फेंट्री के हमले को अवरुद्ध करने वाले उस मृत पाकिस्तानी सैनिक को उसके साहस के लिए सल्यूट किया और उसे हटाकर वे स्वयं चालक की कुर्सी पर बैठ गए। कैप्टन गांगुली ने उस टैंक को स्टार्ट किया, लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हुआ। तब उन्हें समझ आया कि वह वहाँ क्यों खड़ा था। वह खराब था, इसी कारण अपनी स्क्वाड्रन के साथ नहीं जा सका। जब कैप्टन गांगुली टैंक से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक भारतीय टैंक उनकी ओर बढ़ रहा है, जिस पर एक काला पटका व हेलमेट पहने सिख अफसर उनकी ओर पिस्तौल ताने हुए है। उस पैटर्न टैंक की जांच के लिए आए इस सेना के अफसर ने उन्हें दुश्मन का सैनिक समझ लिया था। कैप्टन गांगुली के अपना परिचय देने पर उस सिख अफसर ने अपनी बंदूक हटाई और वहां से चला गया। गांगुली प्रसन्न अवस्था में अपने जवानों के पास लौट आए, जहां उनके कमांडिंग अफसर और हमले के दौरान अपनी जीप के वायरलेस सेट से उनकी ब्रिगेड व डिवीज़न से संपर्क बनाए रखने में मदद देने वाले ब्रिगेडियर मेजर ने उनका शानदार स्वागत किया। दोपहर 4:30 बजे तक फिल्लौरा कस्बे पर कब्जा हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने शाम 5 बजे चाविंडा की ओर से घुसकर तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। गोरखाओं ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। आधे घंटे के बाद दुश्मन के टैंक और इन्फेंट्री वापस लौट आए। शाम 5:30 बजे तक जाट भी वहां पहुंच गए और उन्हें कस्बे के पूर्व की ओर तैनात कर दिया गया। उन्होंने भी सुरक्षात्मक मोर्चाबंदी कर ली। अब दोनों बटालियन उस रात को होने वाले दुश्मन के जवाबी हमले से फिल्लौरा को सुरक्षित रखने की पूरी तरह मुस्तैद कोशिश कर रहे थे। उम्मीद थी कि यह जवाबी हमला सुबह होने से पहले ही होगा। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि यदि वे रात भर उस स्थान पर कब्जा बनाए रख सके तो यह इतिहास बन जाएगा। इसके बाद उन्होंने घायल सैनिकों को खोजा और उन्हें रिकवरी टैंक व जाटों द्वारा लाई गई एम्बुलेंस में उठा लाए। गोलियों से लहूलुहान और बम के छर्रों से घायल जवानों को फिल्लौरा में बने रेस्ट हाउस में बड़े हॉल में लाया गया। अभी तक डॉक्टर, दवाइयाँ व पट्टियाँ वहाँ तक नहीं पहुँची थी, इसलिए गांगुली ने उन सैनिकों को हर आधे घंटे में बिस्किटों के टिन में दूध वाली मीठी चाय बनाकर पिलाने का आदेश दिया। अगले दिन की सुबह तक पाकिस्तान बाधा पहुंचाने के लिए दस्ते भेजता रहा, लेकिन वे सभी वापस लौट गए। लड़ाई समाप्त हो गई थी। फिल्लौरा में दुश्मन इतनी जल्दी हार गया कि दुश्मन पक्ष के उच्च अधिकारियों को इसकी खबर भी ना लगी। भारतीय सेना ने फिल्लौरा पर कब्जा करने के आधे घंटे के बाद जब दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर वहां उतारने का प्रयास कर रहा था तो 17 हॉर्स के मेजर वीरेंद्र सिंह ने उसे मार गिराया। बाद में पकड़ में आए एक संदेश में कहा जा रहा था कि बड़े इमाम मारे गए हैं। माना गया कि वे 15 इन्फेंट्री डिवीज़न या 6 आर्म्ड डिवीज़न के जनरल अफसर कमांडिंग थे। लड़ाई की अंतिम क्षण तक 5/9 गोरखा राइफल्स के 34 जवान शहीद हो गए तथा 174 घायल हुए। एक आर्म डिवीज़न के महावीर चक्र विजेता जनरल कमांडिंग अफसर मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो दुश्मन की भारी बमबारी के बावजूद सभी यूनिटों की टुकड़ियों को इस विजय के लिए व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए आए। फिल्लौरा की लड़ाई में 4 हॉर्स ने मेजर भूपिंदर सिंह के मरणोपरांत व लेफ्टिनेंट कर्नल MM बख्शी के 2 महावीर चक्र समेत 43 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें फिल्लौरा की बैटल उपाधि व पंजाब की थिएटर उपाधि भी प्रदान की गई। पाकिस्तानी इलाके में भारतीय सेना के निरंतर हमलों का परिणाम चाविंडा की लड़ाई के रूप में सामने आया, जिसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। युद्ध समाप्त होने के दिन भारत ने पाकिस्तान के लगभग
518 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसमें फिलौरा, पागोवाल, महाराज के, गडगौर व वाजाग्रही के गांव शामिल थे। ताशकंद समझौते के बाद ये सभी इलाके पाकिस्तान को वापस लौटा दिए गए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और भारत माता के वीर सपूतों के लिए जय हिंद अवश्य लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।